Good morning, friends and my students. Myself Abhishek Kumar, lecturer in electrical engineering. Students, हम लोग आज डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर का लेक्चर नंबर 20 कवर करेंगे। इसके पहले लेक्चर नंबर 19 में हम लोग देख चुके हैं, हम लोग नया यूनिट शुरू कर चुके हैं डीसी मोटर्स। और लेक्चर नंबर 19 में हमने देखा था डीसी मोटर्स के बेसिक्स के बारे में, उसके बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन पे, किस बेसिस पे आपका डीसी मोटर काम करता है और उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके थे। और आज के लेक्चर में यानी लेक्चर नंबर 20 में हम लोग और डिटेल से डीसी मोटर्स को देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, पहले भी मैं पिछले क्लासेस में मैं बता चुका हूँ कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन रोटेटिंग मशीन्स जो होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन जनरेटर और मोटर में कोई अंतर नहीं होता है। यानी एक ही मशीन से हम दोनों काम ले सकते हैं। एक ही मशीन को हम लोग मोटरिंग एक्शन में एज ए मोटर यूज कर सकते हैं और उसी मशीन को जनरेटिंग एक्शन में एज ए जनरेटर हम लोग यूज कर सकते हैं। तो हम लोग पहले भी देख चुके हैं और मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन रोटेटिंग मशीन में कोई अंतर नहीं होता है। एक ही मशीन से हम उसे जनरेटर का काम भी ले सकते हैं और मोटर का काम भी ले सकते हैं। तो आज क्या है, आप इसके पहले के क्लासेस में जो आपका डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर का शुरुआत के क्लासेस थे, स्टार्टिंग के क्लासेस में हम लोग देख चुके हैं डिटेल से जनरेटर्स के बारे में। तो जनरेटर्स के बारे में हम लोग बहुत सारी चीज़ें देख चुके हैं। जनरेटर्स के वर्किंग को हम लोग समझ चुके हैं, जनरेटर के कंस्ट्रक्शन को हम लोग समझ चुके हैं, जनरेटर का जो क्लासिफिकेशन था उसको हम लोग देख चुके हैं, जनरेटर के टाइप्स को हम लोग समझ चुके हैं, उसके यूजेस को हम लोग देख चुके हैं, किस तरह से और कौन कौन से बेसिस पर क्लासिफिकेशन करते हैं, वो सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। अब क्या है कि आपके डीसी मोटर की अंडरस्टैंडिंग को बेटर बनाने के लिए, डीसी मोटर को अच्छे से समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग अब कंपेयर करके चलेंगे जनरेटिंग एक्शन को देखते हुए और मोटरिंग एक्शन को देखते हुए, दोनों के बीच की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को देखते हुए अपने अंडरस्टैंडिंग को हम डेवलप करेंगे। इससे आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा और आपको बेटर विजुअलाइज करने की क्षमता आपके में विकसित होगी कि इन चीज़ों को समझना और इन चीज़ों को अच्छी तरह से विजुअलाइज करना और इनके बेसिक अंडरस्टैंडिंग को समझने में आपको हेल्प मिलेगा। तो हम लोग अब इसके आगे हम लोग लेके चलेंगे, तो हम लोग डीसी जनरेटर्स और डीसी मोटर्स दोनों को हम लोग अपने स्टडी में लेते चलेंगे। इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर होगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, आज जो लेक्चर नंबर 20 है, इसमें जो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे वो क्या होगा, तो कंपैरिजन ऑफ डीसी जनरेटर एक्शन एंड डीसी मोटर एक्शन, यानी कंपैरिजन ऑफ डीसी जनरेटर एंड मोटर एक्शन को हम लोग देखेंगे। दोनों के वर्किंग को हम लोग लेके चलेंगे और दोनों की वर्किंग की सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस को लेते चलेंगे, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग और भी बेटर हो सके। और इसी से हम लोग देखेंगे बैक ईएमएफ का कंसेप्ट जो मोटर में आता है वो कैसे आता है और किन कारणों से आता है, वो डिटेल में हम लोग देख के चलेंगे। तो स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान में रखना है, पिछले क्लासेस में भी मैं कई बार बता चुका हूँ कि होता क्या है कि हम लोग साइंस और इंजीनियरिंग में हम लोग कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कहीं ना कहीं अगर हम लोग गौर से देखें तो साइंस और इंजीनियरिंग के हर लॉ के पीछे कहीं ना कहीं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि एनर्जी का कंजर्वेशन हर जगह हम लोग देखते हैं कि हो रहा है। ठीक है, तो दो चीज़ें आती है, एक तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एक कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इंजीनियरिंग के किसी भी एनालिसिस में, और डेफिनेटली हमारे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एनालिसिस में भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो कहता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज्ड ओनली, इट कैन ओनली बी चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से एनर्जी को ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी यूनिवर्स की एनर्जी कांस्टेंट है, हम लोग सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ दो चीजें हमेशा आ रही हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का कंजर्वेशन तो है ही, साथ ही साथ हमें ये भी पता चल रहा है कि एनर्जी को हम एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कन्वर्शन, एनर्जी कन्वर्शन का भी फेनोमेनन आपको मिल रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ अभी जो हम लोग देख रहे हैं डीसी मशीन्स के केसेस में, डीसी मशीन्स एंड ट्रांसफार्मर्स जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें जो डीसी मशीन्स का पोर्शन हम लोग कवर कर रहे हैं, तो इसके पहले हम लोग जनरेटर, डीसी जनरेटर्स देख चुके हैं और अब डीसी मोटर्स भी हम लोग देख रहे हैं। तो जाहिर है ये दोनों डिवाइस जो है, डीसी जनरेटर या डीसी मोटर या कोई भी जनरेटर कोई भी मोटर, वो क्या है, तो एक्चुअली हम लोग देखें तो एनर्जी कन्वर्शन इसमें इन्वॉल्व है। जैसे हम लोग देखते हैं तो हमारा जनरेटर क्या है, तो जनरेटर हमारा एक ऐसा डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी मैकेनिकल एनर्जी इनपुट उसको देते हैं और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, वही हम लोग देखते हैं कि डीसी मोटर या कोई भी मोटर, तो मोटर क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर
एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट हम प्रोवाइड करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट हमें मिलता है। यानी इन दोनों मशीन में हम लोग देख रहे हैं, चाहे जनरेटर हो या मोटर हो, एनर्जी कन्वर्शन इन्वॉल्व है। ठीक है, तो एनर्जी कन्वर्शन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो साइंस और इंजीनियरिंग में और इवन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कंसेप्ट्स में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और एनर्जी कन्वर्शन फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन चीज़ों को भी हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स हमेशा दिमाग में बैठा लेना है, एनर्जी कन्वर्शन यानी कन्वर्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर से जुड़ा हुआ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको हमेशा ध्यान में रखना है और अपने दिमाग में बैठा लेना है। वो चीज़ क्या है? तो हमें हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी हम एनर्जी कन्वर्शन करेंगे, यानी जब भी हम एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, जब भी एनर्जी का कन्वर्शन होगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एक अपोजिंग फोर्स होगा आपके। हम जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं किसी काम को करने के लिए, किसी वर्क को करने के लिए, उसके खिलाफ एक अपोजिंग फोर्स होगा, तभी और तभी, सिर्फ तभी एनर्जी कन्वर्शन होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। और ये कैसे होगा हम लोग अभी एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप सब ने देखा होगा, आप सब ने फील किया होगा कि जैसे जाड़े के दिन में जब टिपिकल ठंडा रहता है, जाड़े के दिनों में हम लोग देखते हैं, विंटर सीजन में हम लोग देखते हैं कि जब हमें बहुत ठंडी लगती है, तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, नॉर्मली हमारा ह्यूमन नेचर ऐसा है और हम लोगों ने खुद भी किया है और काफ़ी लोगों को करते भी देखते हैं कि जब हमें ठंडा लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से हाथ रगड़ने लगते हैं। और हाथ रगड़ने से क्या होता है, डेफिनेटली हम लोग बहुत कंफर्टेबल फील करने लगते हैं, थोड़ा सा हमें कंफर्टेबल जरूर लगने लगता है। तो होता क्या है कि हाथ रगड़ने से कहीं ना कहीं हमें हीट मिलता है, कहीं ना कहीं गर्मी का एहसास होता है जो हमें कंफर्टेबल बनाता है। ये होता कैसे है? तो इस फेनोमेनन पर भी हम लोग अगर गौर करें ना, तो होता क्या है कि जब हमें ठंडा महसूस हो रहा है, जब हमें ठंड लग रही है जाड़े के दिनों में, तो हम लोग इस तरह से हाथ रगड़ने लगते हैं। और होता क्या है उसमें, अगर हम इसको गौर से देखें तो इस तरह से हमारे हैंड्स एक दूसरे के अगेंस्ट रब कर रहे हैं, एक दूसरे को रबिंग एक्शन हो रहा है, यानी रगड़ खा रहे हैं हमारे हाथ एक दूसरे से। अब इस मोशन को अगर हम गौर से देखें ना, इस मोशन को समझने के लिए, हालांकि मूवमेंट तो हम लोग दोनों हाथ का कराते हैं, लेकिन इस मोशन को ध्यान से समझने के लिए हम लोग मान के चलते हैं, एज्यूम करके चलते हैं कि सपोज दैट वन हैंड मेरा स्टैटिक है और दूसरे हैंड का मैं मोशन इस तरह से करा रहा हूँ या इस तरह से करा रहा हूँ। अब होता क्या है, अगर इसमें हम लोग गौर करें तो इस तरह से मैं अपनी मस्कुलर एनर्जी देके अपने हाथ का मोशन, इस राइट हैंड का मोशन इस लेफ्ट हैंड पे अगर करा रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि हमारी जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी के हिसाब से हमारा जो पाम है, पाम का सरफेस रफ है, इस रफ सरफेस के अगेंस्ट मैं मस्कुलर एनर्जी लगा के अपने राइट हैंड को इस लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर, अपने राइट हैंड के पाम को लेफ्ट हैंड के पाम के ऊपर इस तरह से मूव करा रहा हूँ। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं मस्कुलर एनर्जी दे रहा हूँ। और यहाँ पे क्या है कि जैसे मैं इस तरह से मोशन करा रहा हूँ, तो जाहिर है उसी वक्त हमारे इस तरह के मोशन के खिलाफ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, और इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके असर को खत्म करने के लिए मुझे और ताकत लगाना पड़ रहा है, और ये ताकत लगा के अपने इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में मस्कुलर एनर्जी, मस्कुलर फोर्स लगा के मैं इस अपने हाथ को यहाँ से यहाँ तक मूव करा रहा हूँ। तो नतीजा होता है कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट में यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और इस फ्रिक्शन के वजह से ही यहाँ पे हीटिंग डेवलप होती है। यानी यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि एक अपोजिंग फोर्स है, मेरे द्वारा प्रोड्यूस किए हुए फोर्स जो मस्कुलर फोर्स है उसके लगाने और उस जिस डायरेक्शन में मैं उसे लगा रहा हूँ उसके खिलाफ यहाँ एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्शन में आ रहा है। तो यहाँ भी एक अपोजिंग फोर्स है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो अपोजिंग फोर्स है उसके वजह से ही मेरी मस्कुलर एनर्जी का कुछ पोर्शन हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, जो मुझे कंफर्टेबल बना रहा है। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि एक अपोजिंग फोर्स इन्वॉल्व है अगर हमें एनर्जी कन्वर्शन करना है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान में रखना है। ठीक है, अब है क्या यहाँ पे, अगर हम लोग गौर करें, अगर हम लोग एज्यूम करें कि हमारा ये दोनों पाम जो है ना, अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, तो कितना भी हम हाथ को रगड़ते रहते एक दूसरे पर, कितना भी मोशन कराते रहते, कभी भी यहाँ हीट एनर्जी में कन्वर्शन नहीं होता मेरी मस्कुलर एनर्जी का, और कभी भी हमें कंफर्टेबल फील नहीं होता, कभी भी यहाँ हीट का जनरेशन नहीं होता। तो डेफिनेटली हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता, यानी फ्रिक्शन जो है एक अपोजिंग फोर्स की तरह काम कर रहा था मेरे द्वारा अप्लाई किए हुए मस्कुलर फोर्स के खिलाफ, अगर वो यहाँ नहीं होता तो यहाँ पर हम लोग, अगर ये फ्रिक्शनलेस सरफेस होता तो हम लोग लाख अपने हाथों को रगड़ते रह जाते, लेकिन कभी भी यहाँ हीट प्रोड्यूस नहीं होता। इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि कहीं भी
एनर्जी कन्वर्शन इन्वॉल्व होगा, यानी कहीं भी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हम कन्वर्ट कराने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे अप्लाइड फोर्स के खिलाफ एक अपोजिंग फोर्स जरूर लगेगा, और अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने में जो हमने एनर्जी लगाई उतनी ही एनर्जी का कन्वर्शन होगा वहां पे, हमेशा ध्यान में रखना है। यानी ये जो यहाँ पे इस हाथ के खिलाफ मस्कुलर फोर्स लगा के मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ, डेफिनेटली वर्क डन यहाँ इन्वॉल्व है और एनर्जी का कन्वर्शन हो रहा है, मेरी मस्कुलर एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसके खिलाफ लग रहा था, मेरे मोशन के खिलाफ लग रहा था, और मैंने जो फोर्स अप्लाई किया तो मेरा फोर्स अगर हम ध्यान दें तो मेरे द्वारा अप्लाई किए फोर्स का दो पार्ट यहाँ है। एक पार्ट जो इस खिलाफ लगने वाले फ्रिक्शन के खिलाफ लगने वाले फ्रिक्शन को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी उसके असर को खत्म कर रहा है, उसके बराबर लग के उसके असर को खत्म कर रहा है, ठीक है, उसको कैंसिल आउट कर रहा है। और उसका दूसरा पार्ट जो एडिशनल फोर्स है वो अब मोशन का कारण बन रहा है, यानी मेरे द्वारा अप्लाई किया हुआ फोर्स का एक पार्ट इस फ्रिक्शन को न्यूट्रलाइज करने में लग रहा है और बाकी जो एडिशनल फोर्स है वो फोर्स मेरे हैंड का मूवमेंट यहाँ पे करा रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने जो फोर्स लगाया उससे करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है बस उतनी ही एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। यानी इस अपोजिंग फोर्स को न्यूट्रलाइज करना, इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने के लिए मैंने जो फोर्स लगाया या मैंने जो एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होगा। ये हमेशा ध्यान में रखना है। इन्हीं चीजों को हम लोग देखेंगे, जैसे इस एग्जांपल को थोड़ा सा और डिटेल से हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे एक सरफेस है, यहाँ पे एक ब्लॉक को हमने रखा है, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक को हमने रखा है, सर कुछ भी नाम दे दीजिए, सपोज दैट ये ब्लॉक ए है। अब इसमें अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, इसको मूव कराने के लिए, अगर हम फोर्स इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना है। अब अगर स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ एज्यूम कर लें कि अभी ये जो सरफेस है और ये जो हमारा ब्लॉक है, इन दोनों के बीच का जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है। स्टार्टिंग में अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि फ्रिक्शन लेस है स्टार्टिंग में, तो डेफिनेटली हम फोर्स लगाएंगे, कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, हमारा ये ब्लॉक जो है मूव करने लगेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, इस तरह फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लगेगा बिना किसी अपोजिशन के। तो डेफिनेटली यहाँ कोई भी एनर्जी कन्वर्शन इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। मूव कराते कराते सपोज दैट हम यहाँ पहुंचे और मान लेते हैं कि यहाँ का सरफेस अब रफ था, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी अब जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस नहीं रहा। तो होगा क्या कि ये फोर्स अप्लाई करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हम मूव कराते इसको ले जा रहे थे, ठीक है, ठीक है, हमने फोर्स अप्लाई कर दिया और इवन होगा क्या कि अगर कोई भी अपोजिंग फोर्स नहीं है, यानी थोड़ी देर के लिए एयर फ्रिक्शन को भी हम इग्नोर कर दें, थोड़ी देर के लिए एयर फ्रिक्शन को भी हम इग्नोर कर दें, तो न्यूटन्स लॉ के हिसाब से अगर हम फोर्स अप्लाई कर दिए तो फोर्स अप्लाई करके छोड़ देंगे, ये बॉडी लगातार, ये जो हमारा ब्लॉक है वो लगातार मोशन में रहेगा, लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा, ठीक है, लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता रहेगा। अब हम नए केस में आ जाते हैं, सपोज दैट इस केस को छोड़ के अब हम लोग यहाँ आते हैं, ब्लॉक को यहाँ रख दिए, ठीक है, और यहाँ का सरफेस रफ है। पहले ध्यान देना है, पहले सरफेस फ्रिक्शनलेस था तो हम लोग एक बार फोर्स लगा के छोड़ दिए, थोड़ी देर के लिए हम लोग मान के चल रहे हैं कि सरफेस फ्रिक्शनलेस है और एयर का फ्रिक्शन भी नेग्लिजिबल है, तो डेफिनेटली न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से एक बार फोर्स लगा के हम छोड़ देंगे, ये बॉडी कंटिन्यूअस लगातार एक कांस्टेंट वेलोसिटी v से घूमता चला जाएगा, ठीक है, जब तक हम कोई और एक्सटर्नल फोर्सेस पे नहीं लगाएं, ये अपने स्टेट को मेंटेन रखेगा, यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता जाएगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे कोई अपोजिंग फोर्स नहीं है, इसलिए डेफिनेटली यहाँ कोई एनर्जी कन्वर्शन नहीं हो रहा है। अब वही सेम ब्लॉक एक नए केस में हम लोग आ जा रहे हैं जहाँ यहाँ पर फ्रिक्शन है, यहाँ पर अगर हम लोग फोर्स अप्लाई करेंगे, सपोज दैट यहाँ हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो वो कह रहा है मेरे इस फोर्स के खिलाफ इस सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है, जो हमारे अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है, हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो डेफिनेटली फ्रिक्शन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट लग रहा है। अब होगा क्या कि हमें इस ब्लॉक को अगर मूव कराना है तो डेफिनेटली इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा फ्रिक्शन हमें अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो अब जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, सपोज दैट ये फोर्स इतना सफिशिएंट है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ज्यादा है, तो अब आपका ब्लॉक मूव करने लगेगा इस डायरेक्शन में। अब इस मूवमेंट के दौरान अगर हम अपने अप्लाइड फोर्स को देखें
तो डेफिनेटली हमारा अप्लाइड फोर्स जो है ना वो दो पार्ट में है। अगर हम अप्लाइड फोर्सेस को देखें तो अप्लाइड फोर्स दो पार्ट में है। कौन सा दो पार्ट? तो एक पार्ट इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अपोजिशन को ओवरकम कर रहा है, यानी ये हमारा फोर्स जो हम अप्लाई कर रहे हैं उसका एक पार्ट इसके असर को न्यूट्रलाइज करने में जा रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि एक फोर्स ये है जो उसके असर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, और डेफिनेटली इस डायरेक्शन में उतना ही फोर्स है जो हमारे इस फोर्स का एक हिस्सा है, और बाकी बचा जो एडिशनल फोर्स है, बाकी अगर हम लोग कहें कि F टोटल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, तो बाकी बचा जो एडिशनल फोर्स है यही मूवमेंट का कारण बन रहा है। ठीक है, तो अगर हम गौर से देखें तो है क्या, इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ हम ज्यादा फोर्स लगा के इस ब्लॉक को मूव करा रहे हैं। ब्लॉक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डेफिनेटली इस ब्लॉक को रोकना चाहेगा, लेकिन हम इतना ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं कि इस अपोजिशन के खिलाफ, इस फ्रिक्शन के अपोजिशन के खिलाफ हम उसको मूव करा रहे हैं। तो डेफिनेटली हमारे द्वारा अप्लाई किए हुए फोर्स का दो पार्ट होगा, एक जो इस अपोजिशन के असर को न्यूट्रलाइज कर रहा है, यानी खत्म कर रहा है, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है तो उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में जो इसको कैंसिल आउट कर रहा है, यानी फ्रिक्शन के असर को खत्म कर रहा है, उसको न्यूट्रलाइज कर रहा है, उसको ओवरकम कर रहा है, और बाकी जो एक्स्ट्रा फोर्स है यही मूवमेंट का यहाँ पे कारण बन रहा है। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि अब यहाँ इस फ्रिक्शन के खिलाफ हम लगा रहे हैं, तो हम लोग देख सकते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से भी हम लोगों ने देखा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के खिलाफ हम फोर्स लगा के ब्लॉक को मूव कराएंगे तो डेफिनेटली यहाँ सरफेस रबिंग होगी फ्रिक्शन की वजह से, और सरफेस रबिंग होगी तो यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, यानी हमारी दी हुई मस्कुलर एनर्जी का एक पार्ट हीट में कन्वर्ट हो रहा है। अब वो कौन सा पार्ट हीट में कन्वर्ट होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले ही बता चुके हैं कि उतना ही पार्ट एनर्जी कन्वर्शन में इन्वॉल्व होगा जो फोर्स ऑफ अपोजिशन को ओवरकम करने में लगा है। यानी इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में हमने जो फोर्स दिया और उससे जुड़ी हुई जो एनर्जी दी, वही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगा, यानी इस कंपोनेंट के करस्पॉन्डिंग ही एनर्जी अब हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगी। इसको हमेशा ध्यान में रखना है। इसी का यूज हम लोग जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन दोनों में करेंगे, और उससे हम लोग मोटरिंग एक्शन में देखेंगे कि जब हमारा रोटेटिंग मशीन मोटर की तरह रन करता है तो उसमें बैक ईएमएफ का कंसेप्ट क्या होता है, इन चीजों को हम लोग देखेंगे। तो होप ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। आगे हम लोग अब आ जाते हैं जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन और उन दोनों के कंपैरिजन पे। तो एक मशीन का पार्ट हम लोग ले लेते हैं, रोटेटिंग मशीन का पार्ट, और पहले भी बता चुका हूं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर और डीसी मोटर एक जैसा ही रहता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों में कोई अंतर नहीं है, इसलिए एक ही मशीन का एग्जांपल हम लोग लेके चलेंगे। एक बार उस मशीन को हम लोग जनरेटिंग एक्शन में रखेंगे और अगली बार उस मशीन को हम लोग मोटरिंग एक्शन में रखेंगे। तो सपोज दैट एक मशीन है जिसका मैग्नेटिक पोल्स पोल कोर और पोल शू से मिलके बना है। सपोज दैट दिस इज योर पोल शू, ये आपका पोल कोर है। मशीन के इस पार्ट के एग्जांपल को हम लोग लेके चलेंगे, और आपके आर्मेचर, सिलिंड्रिकल आर्मेचर कोर का इधर से विजुअलाइज करने पर जो सर्कुलर पोर्शन दिख रहा है आपको, तो ये पार्ट ऑफ मशीन को हम लोग लेके चल रहे हैं। यहाँ एक ही पोल लेके चल रहे हैं, और यहाँ आर्मेचर कोर का ये पार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं। अब होगा क्या कि यहाँ आर्मेचर पे कंडक्टर्स होंगे, और हम जानते हैं कि आर्मेचर के अंदर स्लॉट्स कटे होते हैं, उनके अंदर कंडक्टर्स रहते हैं, लेकिन फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग कंडक्टर्स को ऊपर ही दिखाते हैं, सो दैट कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इजी बन सके। तो फिलहाल हम लोग उन कंडक्टर्स को ऊपर में दिखा रहे हैं। इस तरह से कुछ कंडक्टर्स हैं, इस तरह से कुछ कंडक्टर्स हैं जो आर्मेचर कोर पे हैं। अब सपोज दैट ये आपके मशीन का एक पोल है, जो कि हमने उसके कॉइल्स का ओरिएंटेशन इस तरह से रखा है, और उसमें हम करंट की सप्लाई इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं कि ये नॉर्थ पोल की तरह परफॉर्म कर रहा है, यानी ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हुआ क्या, तो जब तक हम लोग आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, अब ये ध्यान में रखना है कि यहाँ हम लोग जनरेटिंग एक्शन लेके चल रहे हैं, ठीक है, दोनों को हम लोग कंपेयर करेंगे, ठीक है, और यहाँ हम लोग मोटरिंग एक्शन लेके चलेंगे। तो यहाँ सपोज दैट सेम मशीन है, सेम मशीन का वही पार्ट हम लोग ड्रॉ कर देते हैं यहाँ भी।
तो सेम मशीन है, एक बार जनरेटिंग एक्शन में हम लोग लेके चलेंगे और एक बार मोटरिंग एक्शन में लेके चलेंगे। कंडक्टर्स हैं, ठीक है। सपोज दैट दिस इज फॉर जनरेटिंग एक्शन, यानी वो रोटेटिंग मशीन इस वक्त जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, और यहां हम लोग मोटरिंग एक्शन लेके चलेंगे। यानी वही मशीन अब मोटर की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक एक करके दोनों केस हम लोग देखेंगे, जनरेटिंग एक्शन और मोटरिंग एक्शन में। तो यहाँ पहले आ जाते हैं हम लोग जनरेटिंग एक्शन में। तो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे ये रोटेटिंग मशीन यहाँ जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ी देर के लिए आर्मेचर कंडक्टर्स की वजह से, आर्मेचर कंडक्टर से फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है, यानी आर्मेचर फ्लक्स है, उसका प्रभाव अगर मेन फील्ड फ्लक्स पे थोड़ी देर के लिए हम लोग नहीं लेके चले, यानी हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी सिर्फ मेन फील्ड फ्लक्स का एक्शन यहाँ पे है, तो डेफिनेटली जब आपके आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव मेन फील्ड फ्लक्स पे नहीं पड़ता है, जब फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल होमोजेनस और बिल्कुल यूनिफॉर्म रहता है पूरे सरफेस में, ठीक है। तो सपोज दैट ये आपका नॉर्थ है, तो आपका इस तरह से आर्मेचर फ्लक्स है, इस स्पेस में आर्मेचर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, और जब तक मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है इस गिवन स्पेस पे, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है, ये आपका मेन फील्ड फ्लक्स है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग मान के चल रहे हैं, यहाँ हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि अभी आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर फ्लो होने वाले करंट की वजह से आर्मेचर का अपना फ्लक्स क्रिएट नहीं हुआ है, और डेफिनेटली आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे जब तक नहीं होता है, तब तक क्या होता है, आपका मेन फील्ड फ्लक्स का ओरिएंटेशन, मेन फील्ड फ्लक्स को हम लोग इस तरह से डिजाइन करते हैं कि फ्लक्स डेंसिटीज पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म है, होमोजेनस है, फ्लक्स लाइन ऑफ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह इवन है। यानी हम लोग मान के चल सकते हैं कि अभी इस वक्त कंडक्टर, कोई भी एक कंडक्टर हम लोग अपनी स्टडी में लें, सपोज दैट इस कंडक्टर को हम अपने स्टडी में लें, तो इस कंडक्टर के दोनों ओर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है, इस तरह हर एक कंडक्टर के दोनों ओर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम सेम है, ठीक है। अब होगा क्या, तो हम लोग जानते हैं कि ये जनरेटर है, ये मशीन, ये रोटेटिंग मशीन इस वक्त जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, तो जनरेटर में हम लोग जानते हैं कि जनरेटर एक ऐसा रोटेटिंग मशीन है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो डेफिनेटली इसको हम मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिल रहा है, तो जाहिर है यहाँ पे एक प्राइम मूवर लगा के हम इसे मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं और प्राइम मूवर लगा के इसके आर्मेचर को रोटेट कर रहे हैं। तो सपोज दैट एक प्राइम मूवर जो लगा हुआ है आपके आर्मेचर को इस वक्त क्लॉकवाइज रोटेट करा रहा है, ठीक है। अब जैसे ही क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट हो गया, जैसे ही प्राइम मूवर ने आर्मेचर कोर को, जैसे ही प्राइम मूवर ने हमारे आर्मेचर कोर को घुमाना शुरू कर दिया, तो डेफिनेटली यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से, और जो ईएमएफ इंड्यूस होगा उसका डायरेक्शन, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से आगे चल के जब सर्किट कंप्लीट होगा तो करंट का डायरेक्शन हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ फ्लेमिंग राइट हैंड रूल हम लोग लगा देंगे, तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगा के हम लोग देख सकते हैं, तो क्या होगा, हमारा लाइन ऑफ फ्लक्स, हमारा इंडेक्स फिंगर लाइन ऑफ फ्लक्स क्या होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि हमारा लाइन ऑफ फ्लक्स डाउनवर्ड है, ठीक है, लाइन ऑफ फ्लक्स डाउनवर्ड है, और हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन हुए होगा, तो डायरेक्शन ऑफ मोशन इस तरह से क्लॉकवाइज हम लोग यहाँ देख सकते हैं, तो इस तरह डायरेक्शन ऑफ मोशन पे रखेंगे, और ये कंडक्टर, सपोज दैट इस कंडक्टर को, कंडक्टर नंबर 1 को हम अपने स्टडी में रख रहे हैं, तो इस कंडक्टर पे अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से हमारा इंडेक्स फिंगर लाइन ऑफ फ्लक्स के अलोंग, हमारा थंब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अलोंग, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन के अलोंग, तो हमारा मिडिल फिंगर इनवर्ड जा रहा है, यानी हमारा मिडिल फिंगर जो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पर इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन इनवर्ड होगा, और सर्किट कंप्लीट होने के बाद जो करंट फ्लो होगा उसका भी डायरेक्शन डेफिनेटली इनवर्ड होगा, और इनवर्ड है तो इसको हम लोग क्रॉस से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये सारे कंडक्टर्स नॉर्थ पोल के प्रभाव में हैं, तो डेफिनेटली सारे कंडक्टर्स में करंट इनवर्ड जा रहा होगा, और जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड होगा, ठीक है। अब जैसे ही मशीन रोटेट करने लगा,
ईएमएफ इंड्यूस हुआ और सर्किट कंप्लीट है तो करंट फ्लो होने लगा आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, तो डेफिनेटली आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो हो रहा है तो आर्मेचर का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स भी एक्शन में आ जाएगा। तो हम लोग उसको भी निकाल सकते हैं आर्मेचर के अपने मैग्नेटिक फ्लक्स को। तो हमारा आर्मेचर का अपना मैग्नेटिक फ्लक्स है तो उसको हम लोग राइट हैंड कर्व रूल से निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या है, अपने थंब को हम लोग डायरेक्शन ऑफ करंट की तरफ रखेंगे जो इनवर्ड है, ठीक है, हमारे इस बोर्ड के प्लेन में इनवर्ड है, तो इधर हम अपने थंब को रख रहे हैं। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है हमारा फिंगर्स का कर्ल, हमारा फिंगर से कर्व, हमारा फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है कि इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स कंडक्टर के चारों ओर बनेगा। यानी डेफिनेटली हमारा आर्मेचर फ्लक्स इन कंडक्टर्स में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो आर्मेचर फ्लक्स बन रहा है वो इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में बनेगा, वो इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में बनेगा। अभी हमारा कंडक्टर अंडर स्टडी, ये कंडक्टर नंबर ए है। अभी इसको हम अगर गौर से देखें, ठीक है, कंडक्टर नंबर ए को अगर हम ध्यान से देखें तो अब क्या हो रहा है, तो आर्मेचर के करंट, आर्मेचर में फ्लो होने वाले करंट की वजह से जो आर्मेचर फ्लक्स बना उसका प्रभाव हमारे मेन फील्ड फ्लक्स में बन रहा है, ठीक है। तो जाहिर है यहाँ दो अलग अलग फ्लक्स यानी मेन फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर फ्लक्स एक साथ एक्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली हमें रिजल्टेंट से मतलब होगा। यहाँ दोनों का रिजल्टेंट हम लोग देखेंगे, दोनों का प्रभाव एक दूसरे का होने के बाद जो फाइनल जो वैल्यू होगा उसमें हम लोग देखेंगे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक कंडक्टर, जैसे कंडक्टर नंबर ए को हमने स्टडी में लिया, जब तक आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव नहीं था कंडक्टर के दोनों तरफ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन एकदम यूनिफॉर्म था, इवन था, फ्लक्स डेंसिटी दोनों साइड एकदम कांस्टेंट थी। कि जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स एक्शन में आएगा अब फ्लक्स डेंसिटी में अंतर आना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ गौर से देखें तो यहाँ कंडक्टर के लेफ्ट साइड, यानी अगर कंडक्टर पर एक लाइन अगर हम लोग लेके चले, ठीक है, सपोज दैट ये जो हमारा कंडक्टर ए है इसके मिडिल से हमने एक लाइन खींच दिया, ठीक है। अब हमारे कंडक्टर के लेफ्ट साइड के पोर्शन पे हम लोग गौर करें, कंडक्टर के लेफ्ट साइड के पोर्शन पे, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कंडक्टर के लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है, तो कंडक्टर के लेफ्ट साइड में मेन फील्ड फ्लक्स इस तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और ये आर्मेचर का जो फ्लक्स है ये सर्कल्स में है, क्लॉकवाइज सर्कल्स में। तो डेफिनेटली क्लॉकवाइज सर्कल्स में लोग आ रहे हैं, तो देख रहे हैं इस क्लॉकवाइज सर्कल में जो है इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में आर्मेचर फ्लक्स है, यानी मेन फील्ड फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में और ये अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इस लाइन के लेफ्ट में जब हम लोग आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि मेन फील्ड फ्लक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और इस सर्कल्स के वजह से, इस सर्कल्स में होने की वजह से जो आर्मेचर का फ्लक्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, यानी डेफिनेटली ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है। तो कैंसिल आउट करने से क्या होगा, अब इधर फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, यानी इधर की फ्लक्स डेंसिटी अब रेयर हो गई, इधर की फ्लक्स डेंसिटी अब रेयर हो गई। वहीं हम लोग आर्मेचर, इसी आर्मेचर कंडक्टर के अब राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ क्या हो रहा है, तो यहाँ हमारा मेन फील्ड फ्लक्स डाउनवर्ड है और आर्मेचर का फ्लक्स सर्कल्स में होने की वजह से इधर जाके इसके साथ ऐड अप कर रहा है, यानी मेन फील्ड फ्लक्स का भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है और हमारे आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन भी डाउनवर्ड है। तो डेफिनेटली ये दोनों फ्लक्स एक दूसरे को सम अप कर रहा है, एक दूसरे को ऐड अप कर रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली यहाँ पर फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीज भी कर जाएगी। और डायरेक्शन अगर हम लोग देखें तो आर्मेचर फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से सर्कुलर है और आपके मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन लीनियर है, तो दोनों के रिजल्टेंट होने की वजह से आपका रिजल्टेंट फ्लक्स लगभग इस तरह से हो जाएगा, डेंस भी हो जाएगा और इस तरह से शेप में भी हो जाएगा। अब नतीजा क्या होगा कि इधर का मीडियम, इधर फ्लक्स डेंसिटी रेयर है, इधर फ्लक्स डेंसिटी डेंस है, ठीक है, यानी इधर हाई डेंसिटी, इधर लो डेंसिटी है, फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन अब बदल गया। जो आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव जब तक मेन फील्ड फ्लक्स पे नहीं था तो कंडक्टर के दोनों ओर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन था। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स का प्रभाव मेन फील्ड फ्लक्स पे पड़ा अब फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इवन नहीं रहा, डेंसिटी में वेरिएशन आ गया, फ्लक्स डेंसिटी में वेरिएशन आ गया। और हम लोग देख सकते हैं कि हमारा कंडक्टर जिसमें करंट, ये जो हमारा कंडक्टर नंबर ए है उसी का हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। तो कंडक्टर ए जो है हमारा, उसमें हम लोग अब देख सकते हैं कि कंडक्टर के राइट साइड में फ्लक्स डेंसिटी बहुत हाई है, बहुत हाई डेंसिटी है और वहीं कंडक्टर के लेफ्ट साइड में लो डेंसिटी है। तो फ्लक्स का डेंसिटी का भी डिफरेंस आ गया, प्लस ये सर्कुलर आपका लाइंस है आपके आर्मेचर फ्लक्स का और ये स्ट्रेट लाइन है आपके मेन फील्ड फ्लक्स का। उन दोनों के कॉम्बिनेशन, उन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से आपका फ्लक्स इस तरह से कुछ हो जाएगा। और इसको हम लोग एज्यूम कर सकते हैं एक तरह से कि जिस तरह रबड़ बैंड होता है कैटापल्ट के अंदर, बुलेन के अंदर, कुछ उस तरह का स्ट्रक्चर है। और डेफिनेटली इस तरह का, जिस तरह इलास्टिक खींचता है तो एक फोर्स लगता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि हमारा कंडक्टर ए जो है अब उसमें क्या हो रहा है, आर्मेचर फ्लक्स
के असर होने की वजह से आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन का जो असर हुआ उसकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब इस कंडक्टर के दोनों ओर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, ठीक है। अब दोनों ओर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो चुका है, दोनों ओर फ्लक्स की डेंसिटी चेंज हो चुकी है। इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड में अब लो डेंसिटी है और इस साइड में हाई डेंसिटी है। इधर ज्यादा लाइन ऑफ फ्लक्सेस है और इधर कम लाइन ऑफ फ्लक्सेस है। और होता क्या है कि इधर की फ्लक्स डेंसिटी, लेफ्ट साइड की फ्लक्स डेंसिटी रेयर है और राइट साइड की फ्लक्स डेंसिटी डेंस है। तो नतीजा होगा कि, और दूसरा एक चीज और हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि आर्मेचर फ्लक्स का इस तरह सर्कुलर शेप और आपके मेन फील्ड फ्लक्स का लीनियर शेप दोनों के मिलने की वजह से इस तरह हमें रिजल्टेंट शेप मिलता है। और इसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये एक तरह से जिस तरह इलास्टिक रबड़ बैंड खींचा होता है उस तरह का ये बुलेल के अंदर का इलास्टिक खींचा रहता है और खींचने के बाद एक फोर्स लगाता है, ये उस तरह का एक्शन यहाँ पे आता है। तो यहाँ क्या होता है, हाई डेंसिटी से लो डेंसिटी की तरफ और इस इलास्टिक एक्शन की वजह से एक फोर्स लगने लगता है कंडक्टर पे और इस तरह का फोर्स हर एक कंडक्टर पे लगेगा और ये फोर्स ही टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। ये फोर्स एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो फोर्स है ना, अब हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है यहाँ पे, और ये टॉर्क किधर प्रोड्यूस कर रहा है। तो हम लोग अगर यहाँ गौर से देखें तो हम लोग देख सकते हैं कि जिस एक प्राइम मूवर लगा के हम आर्मेचर कोर को इस तरफ घुमा रहे हैं, ठीक है। प्राइम मूवर लगा के हम आर्मेचर कोर को इस तरफ घुमा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक बहुत रिमार्केबल चीज हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग प्राइम मूवर लगा के और प्राइम मूवर लगाए हैं और उसकी वजह से हमारा आर्मेचर कोर जो है प्राइम मूवर के वजह से, प्राइम मूवर के मैकेनिकल एनर्जी इनपुट की वजह से हमारा आर्मेचर कोर इस तरह से क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। और यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि इस एक्शन की वजह से, इस फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन और फ्लक्स डेंसिटी में अंतर आने की वजह से यहाँ पे एक मैकेनिकल फोर्स लग रहा है, एक मैकेनिकल ड्रैग लग रहा है और ये मैकेनिकल फोर्स हमारे प्राइम मूवर वाले लगाए हुए फोर्स के खिलाफ लग रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसके पहले डिस्कस कर चुके हैं कि डेफिनेटली जहां एनर्जी कन्वर्शन इन्वॉल्व होगा वहां कोई ना कोई अपोजिंग फोर्स होगा। तो यहाँ क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट इस डिवाइस को हम दे रहे हैं प्राइम मूवर से और ये डिवाइस जनरेटर है, ये रोटेटिंग मशीन जनरेटर है। तो हमारे उस मैकेनिकल एनर्जी इनपुट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और हम लोग पहले देख चुके हैं कि कोई भी एनर्जी कन्वर्शन के लिए एक अपोजिंग फोर्स जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो मैकेनिकल ड्रैग है यही अपोजिंग फोर्स का यहाँ पे काम कर रहा है और इसके खिलाफ हमारा प्राइम मूवर फोर्स लगा रहा है, इसके खिलाफ हमारा प्राइम मूवर एनर्जी दे रहा है और इसके वजह से ये मोशन में है। और डेफिनेटली हम लोग यहाँ कह सकते हैं कि ये जो मैकेनिकल ड्रैग है, ये जो मैकेनिकल फोर्स है जो हमारे मेन फोर्स के खिलाफ लग रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग, इसके इक्विवेलेंट ही जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो हम लोगों ने देखा कि किस तरह अपोजिंग फोर्स बहुत इंपॉर्टेंट है एनर्जी कन्वर्शन के प्रिंसिपल में। तो यहाँ हमने देखा कि मैकेनिकल फोर्स हम लोग प्राइम मूवर से अप्लाई कर रहे हैं, उसके खिलाफ एक मैकेनिकल फोर्स, मैकेनिकल ड्रैग इधर लग रहा है जो कि यहाँ पर अपोजिंग फोर्स है और इसी मैकेनिकल फोर्स जो खिलाफ लग रहा है, जो अपोजिंग फोर्स है, इसको ओवरकम करने में जितनी एनर्जी हमने दी उसी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, ठीक है। अब यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं पिछले एग्जांपल में जो हमने डिस्कस किया था, सपोज दैट यहाँ ये फोर्स हमारा प्राइम मूवर अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहा है कि यहाँ पे टॉर्क बने और हमारा जो आर्मेचर कोर है वो इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करे और हम लोग देख सकते हैं कि उसके खिलाफ, ठीक है, सपोज दैट ये फोर्स इस कंडक्टर पे और आर्मेचर कोर पे इस तरह से लग रहा है जो हमारे प्राइम मूवर ने लगाया है, ठीक है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इनपुट की तरह जो हम यहाँ पे देते हैं इस मशीन में, ये मशीन अभी जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है, ये रोटेटिंग मशीन भी जनरेटर की तरह एक्ट कर रहा है और यहाँ पे क्या है, तो एक ड्रैग, ठीक है, एक अपोजिंग फोर्स यहाँ कंडक्टर्स पे डेवलप हुआ और हमने देखा कि किस तरह आर्मेचर फ्लक्स और मेन फील्ड फ्लक्स का असर हुआ, आर्मेचर फ्लक्स का असर मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे हुआ और उससे एक इस तरह का अपोजिंग फोर्स क्रिएट हुआ जो हमारे प्राइम मूवर के अप्लाइड फोर्स के खिलाफ है। सपोज दैट ये अपोजिंग फोर्स है। अब डेफिनेटली हमारा ये मशीन घूम रहा है, रोटेट कर रहा है, तो डेफिनेटली हम ये ज्यादा फोर्स प्राइम मूवर से अप्लाई कर रहे हैं और ज्यादा फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली हमारा ये जो फोर्स है ना वो कहीं ना कहीं दो काम कर रहा है, यानी इस फोर्स का दो पार्ट हो सकता है। एक पार्ट जो इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम कर रहा है और बाकी जो बचा हुआ एडिशनल पार्ट है इस मशीन को रोटेट कराने में काम कर रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं ना कि हमारा जो अप्लाइड फोर्स है प्राइम मूवर के द्वारा उसका एक पार्ट इसके बराबर है और उसके अपोजिट डायरेक्शन में है, यानी इसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसके इफेक्ट को ओवरकम कर रहा है और बाकी बचा हुआ जो एडिशनल पार्ट है ना
बाकी बचा हुआ जो एडिशनल पार्ट है वही मोशन का कारण बन रहा है। यानी हमारा जो अप्लाई किया हुआ फोर्स वो ज़्यादा है, जिसका एक पार्ट इसके असर को ओवरकम कर रहा है, इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने में लग गया, और बाकी बचा हुआ फोर्स इसको रोटेट करा रहा है। तो डेफिनेटली इस अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने में ये जो फोर्स लगा और उससे जुड़ी हुई एनर्जी जो हमने अप्लाई किया, उतनी ही एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। तो डेफिनेटली यहाँ क्या है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट हम लोग दे रहे हैं, अपोजिंग फोर्स ने मैकेनिकल नेचर का है, हमने देखा मैकेनिकल ड्रैग के फॉर्म में, मैकेनिकल फोर्स के फॉर्म में। तो हम लोग मैकेनिकल एनर्जी इनपुट प्राइम मूवर के द्वारा दे रहे हैं, एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या है, मैकेनिकल फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं। और डेफिनेटली अपोजिंग फोर्स का नेचर भी यहाँ पे मैकेनिकल है, और इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे इस फोर्स के एक कंपोनेंट को इस इफेक्ट को ओवरकम करने में लगा, और इस इफेक्ट को ओवरकम हमने किया, तब जाके हमारा प्राइम मूवर यहाँ घूम रहा है। तो डेफिनेटली ये जो फोर्स लगा इस अपोजिंग फोर्स को के असर को ओवरकम करने में, इससे जुड़ी हुई जो एनर्जी है उतनी ही एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है। यानी डेफिनेटली ये जो मैकेनिकल फोर्स है जो इस अपोजिंग फोर्स को न्यूट्रलाइज करने में लगा, इस मैकेनिकल फोर्स से जुड़ी हुई जो मैकेनिकल एनर्जी है उसी के इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल एनर्जी का कन्वर्शन मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में होता है इस जनरेटर के अंदर। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। फ्रिक्शन के एग्जांपल में भी हम लोग देख चुके हैं कि उस केस में भी हम जो फोर्स अप्लाई करते थे, इस ब्लॉक को मूव कराने के लिए हम जो फोर्स अप्लाई करते थे, इस फोर्स के खिलाफ फ्रिक्शनल फोर्स लगता था, और इस फ्रिक्शनल फोर्स को ओवरकम करने में जितनी एनर्जी हमने लगाया, जितना फोर्स हमने लगाया, उससे करस्पॉन्डिंग जितनी एनर्जी हमने लगाई, उसी एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी का कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता था। ठीक है, अब हम लोग आ जाएंगे मोटरिंग एक्शन में। ठीक है, सिमिलर मशीन है तो हम लोग जानते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन एक ही मशीन से हम लोग दोनों काम ले सकते हैं। तो सिमिलर मशीन है, उसी मशीन को यहाँ हमने, उसी रोटेटिंग मशीन को यहाँ हमने जनरेटिंग एक्शन में रखा था, उसी रोटेटिंग मशीन को अब हम लोग मोटरिंग एक्शन में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है, ये मोटरिंग एक्शन में है, तो सपोज दैट इसको हम लोग सप्लाई दे रहे हैं, और हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि सप्लाई दे रहे हैं तो हम लोग सप्लाई की पोलैरिटी के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि इन आर्मेचर कंडक्टर्स में करंट अंदर की तरफ जाएगा कि बाहर की तरफ जाएगा। जैसे पिछले क्लास में भी हम लोग एग्जांपल लेके चले थे डीसी शंट मोटर का, तो डीसी शंट मोटर में इस तरह से हमारी फील्ड वाइंडिंग पैरेलल में होगी हमारे आर्मेचर कोर के, और इस तरह टर्मिनल से सप्लाई हम लोग देंगे। तो इस तरह से टर्मिनल के सप्लाई की पोलैरिटी को एडजस्ट करके, चाहे तो हम लोग इस तरह से पोलैरिटी रखें या इसकी अपोजिट पोलैरिटी को रखें, तो टर्मिनल की सप्लाई पोलैरिटी को एडजस्ट करके हम लोग यहाँ तय कर सकते हैं, हम लोग यहाँ डिसाइड कर सकते हैं कि इन आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर ईएमएफ का डायरेक्शन क्या होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा, यानी जो वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं उसका डायरेक्शन क्या होगा और करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो सपोज दैट हमने इस पोलैरिटी को इस तरह से रखा कि यहाँ पे इन कंडक्टर्स के अंदर इनवर्ड करंट जा रहा है, इन कंडक्टर्स के अंदर इनवर्ड करंट जा रहा है। ठीक है, और जब तक इन करंट्स के वजह से जो फ्लक्स क्रिएट हो रहा है उसका असर अगर हम इग्नोर करके चले, यानी अगर हम लोग एज्यूम करके चले कि इन आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर फ्लो होने वाले करंट के वजह से जो आर्मेचर फ्लक्स है उसका असर अगर मेन फील्ड फ्लक्स पे नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी यूनिफॉर्म होगा। यानी किसी भी कंडक्टर का एग्जांपल हम लोग लें तो कंडक्टर के दोनों तरफ एकदम यूनिफॉर्म फ्लक्स डेंसिटी होगी। ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे ही मोटरिंग एक्शन शुरू हुआ, जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया, जैसे ही हमने यहाँ पे वोल्टेज अप्लाई किया तो आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट फ्लो होने लगा, और करंट फ्लो होने की वजह से अब डेफिनेटली इसका अपना फ्लक्स एक्शन में आ जाएगा, आर्मेचर फ्लक्स एक्शन में आ जाएगा। तो यहाँ भी हम लोग राइट हैंड कर्व रूल लगा के निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, तो फ्लक्स का डायरेक्शन हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं इस तरह से। थंब को हम लोग करंट के डायरेक्शन में रखेंगे और हमारा फिंगर्स इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ भी क्लॉकवाइज सर्कल्स में आर्मेचर फ्लक्स बनेगा, इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में, इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में, इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में, इस तरह से क्लॉकवाइज सर्कल्स में हमारा आर्मेचर फ्लक्स बनेगा इन आर्मेचर कंडक्टर्स के चारों ओर। ठीक है, और सेम जनरेटर की तरह यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ भी क्या हो रहा है, जैसे ही आर्मेचर फ्लक्स एक्शन में आया तो यहाँ पे क्या हुआ, आपके मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर हुआ, और हम लोग देख सकते हैं कि अब जो फ्लक्स है कंडक्टर के दोनों ओर, अब कंडक्टर के दोनों ओर फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं रहा, फ्लक्स डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं रही। तो हम लोग देख सकते हैं पिछले वाले एग्जांपल की तरह ही यहाँ भी क्या हो रहा है, तो यहाँ भी मेन फील्ड फ्लक्स इस तरह नीचे की तरह आ रहा है। अगर हम लोग इस तरह
एक कंडक्टर को हम अपने स्टडी में लें, सपोज दिस इज कंडक्टर ए, वही वाला कंडक्टर है क्योंकि ये सेम मशीन है। तो यहाँ पे इस कंडक्टर के लेफ्ट साइड अगर हम लोग देखें तो मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन इस तरह से है डाउनवर्ड, और इस सर्कल्स में होते हुए आर्मेचर फ्लक्स में यहाँ पे आपके कंडक्टर के लेफ्ट साइड में डायरेक्शन है अपवर्ड, यानी दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहा है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग इधर राइट साइड आ जाते हैं तो यहाँ देख रहे हैं मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन अभी भी उसी तरह डाउनवर्ड है, और आर्मेचर फ्लक्स इस तरह सर्कल्स में होते हुए यहाँ आके आपके कंडक्टर के राइट साइड में आर्मेचर फ्लक्स पे डाउनवर्ड है, यानी कंडक्टर के राइट साइड में फ्लक्स एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है। तो उसी तरह यहाँ पे हम लोग कंडक्टर ए को अगर अलग से देखें, स्टडी करें, तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फ्लक्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, यानी यहाँ पे मेन फील्ड फ्लक्स कम हो गया, यानी यहाँ फ्लक्स डेंसिटी रेयर हो गई, यहाँ फ्लक्स डेंसिटी रेयर हो गई, और यहाँ मेन फील्ड फ्लक्स के साथ ऐड अप हो रहा आर्मेचर फ्लक्स, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी डेंसर हो गई, ठीक है, और डेंसर भी हो गई, और प्लस ये आर्मेचर फ्लक्स का सर्कुलर शेप और ये मेन फील्ड फ्लक्स का लीनियर शेप दोनों के कंबाइन इफेक्ट की वजह से कुछ इस तरह का फ्लक्स शेप भी हो जाता है। और जिस तरह पहले भी हम लोग देख चुके हैं कि एक तरह से ये रबड़ बैंड की तरह, खींचे हुए रबड़ बैंड की तरह रिजेंबल होता है, जिस तरह कैटापल्ट गुलेल में हम लोग रबड़ बैंड को खींचते हैं और खींचने के बाद क्या होता है कि दूसरी तरफ फोर्स लगता है, ठीक है, उसी तरह ये एक तरह से रबड़ एक्शन की तरह, इलास्टिक नेचर की तरह यहाँ पे दिखता है। यहाँ पे तो होता क्या है कि इस इलास्टिक नेचर ऑफ फोर्स, इलास्टिक नेचर ऑफ लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स या इलास्टिक नेचर ऑफ फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन और प्लस ये डेंसिटी के डिफरेंस है, क्योंकि इधर यहाँ हाई डेंसिटी है, इधर यहाँ लो डेंसिटी है, तो डेंसिटी के डिफरेंस और ये इलास्टिक नेचर ऑफ फ्लक्स के वजह से यहाँ पे एक फोर्स इस तरह से लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, हम लोगों ने देखा कि यहाँ जो इस तरह का फोर्स लगता था वो आपका अपोजिंग फोर्स था, लेकिन यहाँ लगने वाला फोर्स मोटरिंग एक्शन में इन कंडक्टर पे ये लगने वाला फोर्स मेन आपका फोर्स होगा जो इस आर्मेचर को रोटेट कराएगा, जो एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और ये आर्मेचर यहाँ पे रोटेट करेगा और ये मोटरिंग एक्शन में आएगा। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके हर एक आर्मेचर कंडक्टर पे इस तरह टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, हर एक आर्मेचर कंडक्टर्स पे इस तरह से टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, टेंजेंशियल डायरेक्शन में, और नतीजा होगा कि सबका फोर्स सम टोटल होके एक टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, और जिसकी वजह से इस तरह से मोटरिंग एक्शन में हमारा आर्मेचर कोर मोटर की तरह वर्क करना शुरू कर देगा, यानी हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और एक मैकेनिकल मोशन मिल गया, इस तरह से मोटर घूमना शुरू कर देगा यहाँ पे, ठीक है। अब होगा क्या कि जिस तरह पहले एग्जांपल हम लेके चल चुके हैं, पहले मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि हमेशा एनर्जी कन्वर्शन जहाँ होगा वहाँ एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए। तो यहाँ हमने देखा कि किस तरह से सप्लाई देने से कंडक्टर में करंट फ्लो हुआ, कंडक्टर में करंट फ्लो होने की वजह से किस तरह आर्मेचर फ्लक्स एक्शन में आया, किस तरह आर्मेचर फ्लक्स ने मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन पे असर डाला, और किस तरह फ्लक्स डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से एक रिजल्टेंट फोर्स लगा, और इस तरह रिजल्टेंट फोर्स हर एक कंडक्टर पे लगा, तो फाइनल सम टोटल रिजल्टेंट फोर्स बना, और वो इतना टॉर्क प्रोड्यूस करता है कि इस तरह से आपका आर्मेचर रोटेट करने लगता है, और हमारे यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि यहाँ मोटरिंग एक्शन शुरू हो गया इस रोटेटिंग मशीन में, यानी ये मशीन अब मोटर की तरह काम करने लगा। लेकिन डेफिनेटली हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जहाँ भी एनर्जी कन्वर्शन होगा वहाँ एक अपोजिंग फोर्स होना चाहिए, तो डेफिनेटली यहाँ भी एक अपोजिंग फोर्स, एक अपोजिंग प्रॉपर्टी दिखनी चाहिए। तो यहाँ अपोजिंग प्रॉपर्टी कौन सी होगी, इसको हमें देखना होगा, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे हमने देख तो लिया कि इस तरह से फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन के डिफरेंस आने की वजह से, फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्टर्बेंस आने की वजह से इस तरह रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है हर एक कंडक्टर पे। हम लोग चाहें तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के भी निकाल सकते हैं, तो डेफिनेटली डायरेक्शन ऑफ मोशन हमें उधर ही मिलेगा। जैसे एक कंडक्टर है, सपोज दैट दिस इज कंडक्टर ए, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के, यहाँ हम लोग देख सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगा के इस कंडक्टर पे, तो क्या है आपके मेन फील्ड फ्लक्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह से है, तो हम इंडेक्स फिंगर को मेन फील्ड फ्लक्स का डायरेक्शन रखेंगे, और यहाँ पे क्या है आपके आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट इनवर्ट जा रहा है, तो हम अपने मिडिल फिंगर को यहाँ करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, इस कंडक्टर के अंदर फ्लो होने वाले करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो हमारा थंब इंडिकेट कर रहा है कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और डेफिनेटली हमने देखा फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन के और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से भी इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया मेन फोर्स जो इसको रोटेट करा रहा है और जिसकी वजह से मोटरिंग एक्शन में आ रहा है। लेकिन वही प्रश्न वही है कि अपोजिंग फोर्स यहाँ पे कहाँ है, तो है क्या, यहाँ हमने देखा कि ये हमारा डिवाइस, यहाँ जनरेटर के केस में देखा, जनरेटर के केस में हमने देखा कि ये हमारा डिवाइस जनरेटर है, इसने हमें मैकेनिकल एनर्जी इनपुट दिया हमने, यानी मैकेनिकल फोर्स हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में,
मैकेनिकल फोर्स हमने अप्लाई किया इस डायरेक्शन में प्राइम मूवर की वजह से, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ, वो भी मैकेनिकल फोर्स ही था। ठीक है, यानी जिस टाइप का फोर्स हम मोशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर हमें एनर्जी कन्वर्शन में कराना है तो उसे सिमिलर नेचर का अपोजिंग फोर्स डेवलप होता है। यानी मैकेनिकल फोर्स अप्लाई किए तो मैकेनिकल ही अपोजिंग फोर्स डेवलप हुआ। तो इस केस में ये डिवाइस मोटर है। यहाँ हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट मिलता है। तो डेफिनेटली यहाँ इनपुट अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो अपोजिंग फोर्स भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर ही होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपका मेन अप्लाइड फोर्स है, अगर एनर्जी कन्वर्शन की बात हम लोग कर रहे हैं तो जहां मोस्ट ऑफ द केसेस में जहां हम लोग एनर्जी कन्वर्शन करते हैं वहां आपका जो अप्लाइड फोर्स है उसके खिलाफ लगने वाला अपोजिंग फोर्स ऑलमोस्ट अप्लाइड फोर्स के सेम नेचर का होता है मैक्सिमम केसेस में। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ जो हम लोग इनपुट दे रहे हैं वो इलेक्ट्रिकल इन नेचर है, तो डेफिनेटली अपोजिंग फोर्स भी इलेक्ट्रिकल इन नेचर ही होना चाहिए। और वही अपोजिंग फोर्स आपके मोटर में बैक ईएमएफ होता है। अब बैक ईएमएफ कैसे एक्शन में आएगा वो हम लोग देखते हैं। तो बैक ईएमएफ इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है मोटर को समझने के लिए। तो हम लोगों ने देखा कि यहाँ इस तरह से मोटरिंग एक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब हमें देखना है कि कैसे अपोजिंग फोर्स आएगा यहाँ पे और कैसे बैक ईएमएफ उस अपोजिंग फोर्स का रोल प्ले करेगा। तो यहाँ हमने देखा कि जैसे ही ये मोटरिंग एक्शन में आ गया, यानी जैसे ही हमने सप्लाई दे दिया, जैसे ही हमने इनपुट वोल्टेज सप्लाई दिया इस इलेक्ट्रिकल मोटर को, यहाँ पे आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट का फ्लो होने लगा। आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर करंट का फ्लो हुआ तो आर्मेचर फ्लक्स बना। आर्मेचर फ्लक्स ने मेन फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन, मेन फील्ड फ्लक्स के डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्टर्ब किया। इस तरह फ्लक्स डेंसिटी का डिफरेंस आया कंडक्टर के दोनों साइड्स में, और हायर फ्लक्स डेंसिटी से लोअर फ्लक्स डेंसिटी की तरफ इस तरह से फोर्स लगा। तो हर एक कंडक्टर पे फोर्स लगा और हर एक कंडक्टर पे एक टॉर्क डेवलप हो रहा है और फाइनली सम टोटल टॉर्क आपका डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से ये मोशन में आ गया इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ये आर्मेचर ये आर्मेचर जो रोटर पे प्लेस है ये एक्शन में आ गया, ये मोशन में आ गया। ठीक है, अब होगा क्या कि जैसे ही ये मोशन में आ गया आर्मेचर, कंडक्टर जैसे ही मूव करने लगे, तो हम लोग जानते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जब हम कंडक्टर्स को मूव कराते हैं तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो अगर हम लोग गौर से देखें तो जैसे ही मोटरिंग एक्शन स्टार्ट हो गया, यानी जैसे ही रोटेटिंग मशीन मोटर की तरफ मूव करने लगा, ठीक है, जैसे ही मोटर की तरफ वर्क करने लगा, तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लिए सारा कंडीशन फुलफिल हो गया। अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान दें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि मेन फील्ड फ्लक्स है और मेन फील्ड फ्लक्स के अंदर कंडक्टर को हम मूव करा रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगने के लिए यहाँ सारा कंडीशन फुलफिल हो गया है। यहाँ आपका हम लोग जानते हैं कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लगने के लिए एक मेन फील्ड फ्लक्स, एक फ्लक्स होना चाहिए और फ्लक्स के अंदर कंडक्टर का मूव करना चाहिए। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि कंडक्टर मूव भी कर रहा है और मेन फील्ड फ्लक्स भी है। तो डेफिनेटली यहाँ पे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से कुछ ईएमएफ इंड्यूस होना चाहिए, और यही ईएमएफ जो इंड्यूस ईएमएफ होता है वो बैक ईएमएफ होता है। और वो कैसे अपोज करेगा तो हम लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंडक्टर जैसे मूव करने लगा, हम लोग देख रहे हैं कि मोटरिंग एक्शन में कंडक्टर के मूवमेंट का डायरेक्शन इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज है। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल से हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं कि इंड्यूस हो रहा है तो कैसे हो रहा है। तो इंड्यूस होगा तो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल अप्लाई करेंगे। अब ध्यान देना है, यहाँ मोटर की तरह ये वर्क कर रहा है, मोटरिंग एक्शन है, लेकिन हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस ईएमएफ निकालने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का यूज करेंगे। यही हमें इस मोटरिंग एक्शन में कंडक्टर पे फोर्स निकालना रहता है तो हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो यहाँ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और इंड्यूस्ड ईएमएफ एक्चुअली में क्या है, बैक ईएमएफ है। ठीक है, जो अपोजिंग फोर्स का रोल यहाँ प्ले करेगा, उसको उसके डायरेक्शन को देखने के लिए हम लोग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाएंगे। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि मेन फील्ड फ्लक्स इस तरह डाउनवर्ड है, तो इंडेक्स फिंगर को हमने मेन फील्ड फ्लक्स पे रखा। अब आर्मेचर कंडक्टर्स के अंदर, ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा है, तो इसमें आर्मेचर कंडक्टर पे फोर्स जो लग रहा है, तो इस तरह से लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है वो आपका राइट टू लेफ्ट है। इन आर्मेचर कंडक्टर पे इस तरह से राइट टू लेफ्ट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इंडेक्स फिंगर को यहाँ रखेंगे और डायरेक्शन ऑफ फोर्स की तरफ थंब को रखेंगे। तो ये हमारा मिडिल फिंगर इंडिकेट कर रहा है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ हुआ होगा उसका डायरेक्शन इस तरह से आउटवर्ड होगा। यानी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, यहाँ जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे थे, इस सर्किट डायग्राम के हिसाब से हम लोग देख सकते हैं
कि ये मोटर है, यानी हम इसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। और कैसे दे रहे हैं, तो यहाँ से इसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज अप्लाई करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट दे रहे हैं। और ये वोल्टेज अप्लाई करने की वजह से यहाँ एक करंट आया होगा I, यहाँ से सपोज दैट ये पॉइंट ये है, तो यहाँ से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ठीक है। और करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होने से एक कंपोनेंट IA जो आर्मेचर कोर में जा रहा है, और एक कंपोनेंट जो शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि इस तरह से हमने सप्लाई दिया तो करंट इस तरह से जा रहा है, ठीक है। हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट इस रोटेटिंग मशीन को दिया, तो इस तरह से करंट का फ्लो हो रहा है। और हम लोग मान के चले थे कि जब इस तरह से हम लोग दे रहे हैं सप्लाई, तो करंट का फ्लो इस कंडक्टर में इस तरह हो रहा है कि उस समय ये करंट इनवर्ड करंट का फ्लो इनवर्ड हो रहा है इन कंडक्टर्स में, ठीक है। तो अगर करंट का फ्लो इनवर्ड हो रहा है और हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बैक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, हम लोग फ्लिपिंग लाइट लगा के देख रहे हैं कि बैक ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन आउटवर्ड है, ठीक है। यानी इस सर्किट में डेफिनेटली इस तरह से ये बैक ईएमएफ पोलैरिटी देगा, यानी ये जो अप्लाइड वोल्टेज हमने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हमने दिया, उसके खिलाफ एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। हमने देखा कि अप्लाइड वोल्टेज इधर करंट भेजना चाह रहा है इनवर्ड, उसके खिलाफ एक ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और डेफिनेटली ये इंड्यूस्ड ईएमएफ आपके अप्लाइड वोल्टेज जो करंट भेज रहा है उसके खिलाफ लग रहा है, यानी अप्लाइड वोल्टेज करंट इनवर्ड भेजना चाह रहा है, तो ये इंड्यूस्ड ईएमएफ करंट आउटवर्ड भेजना चाह रहा है, ठीक है। तो हमने देखा कि इस तरह बैक ईएमएफ इंड्यूस होके यहाँ मोटरिंग एक्शन में आ जाता है एक्शन में। और ये बैक ईएमएफ हम लोग देख रहे हैं कि बैक ईएमएफ की पोलैरिटी इस तरह से डेवलप होती है कि आपके अप्लाइड वोल्टेज के ये खिलाफ लग रहा है। और ये बैक ईएमएफ ही यहाँ पे अपोजिंग फोर्स का काम करता है, जो अपोजिंग फोर्स नेसेसरी है आपके एनर्जी कन्वर्शन के लिए किसी भी जगह, ठीक है। तो यहाँ जो एनर्जी कन्वर्शन हो रहा है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन, तो यहाँ इनपुट हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया, तो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि हमने इनपुट इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया है, तो डेफिनेटली आपका अपोजिंग फोर्स का जो रोल प्ले करेगा वो भी इलेक्ट्रिकल फॉर्म का ही होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट ये वोल्टेज सप्लाई करके हमने दिया, तो यहाँ अपोजिंग फोर्स का जो रोल प्ले कर रहा है वो भी वोल्टेज इंड्यूस होकर ही यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है। तो यही यहाँ पे बैक ईएमएफ का कंसेप्ट होता है। और हमने देखा कि जिस तरह फोर्स के केस में, चाहे ब्लॉक वाला हम लोगों ने देखा, चाहे हमने जनरेटिंग एक्शन में देखा, ब्लॉक वाले में भी हमने देखा कि हम लोग जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ब्लॉक को मूव कराने के लिए, तो उस फोर्स का एक पार्ट इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के असर को ओवरकम करने में लग रहा है, और इस हमारे अप्लाइड फोर्स का एक पार्ट इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ओवरकम करने में लग रहा है। और उसी पार्ट से जुड़ी हुई जो एनर्जी है उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी का इक्विवेलेंट एनर्जी में कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है, ईबी से जुड़ी हुई जो एनर्जी होगी, ईबी के असर को ओवरकम करने में जो हमने एनर्जी दी उतनी ही एनर्जी का कन्वर्शन आपका इस आपके मोटर के केस में मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में होगा, ठीक है। अभी कैसे होगा इसको हम लोग देख सकते हैं, तो बैक ईएमएफ का सिग्निफिकेंस पता चल जाएगा। तो जिस तरह से हम लोग देख सकते थे यहाँ पे या यहाँ पे कि यहाँ जैसे हम लोग जनरेटिंग एक्शन में आ जाए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, तो हमारा प्राइम मूवर जो फोर्स लगाता था और यहाँ पे इस मैकेनिकल ड्रैग की वजह से जो अपोजिंग फोर्स था, तो हम लोग प्राइम मूवर का फोर्स जो हमारा होता था वो ज़्यादा होता था, और हम लोग लेके चलते थे, हम लोग एज्यूम करके चलते थे कि उसका एक तरह से दो पार्ट है, उसका एक पार्ट जो इसके बराबर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिंग फोर्स के बराबर और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस अपोजिंग फोर्स के असर को ओवरकम कर रहा है, और एक एडिशनल पार्ट जो इसको रोटेट करा रहा है। तो इसमें अपोजिंग फोर्स को ओवरकम करने वाला जो फोर्स लग रहा है उसके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, उस एनर्जी के इक्विवेलेंट एनर्जी का ही कन्वर्शन एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं, तो यहाँ भी जो हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इस वोल्टेज का एक पार्ट इस अपोजिट लगने वाले बैक ईएमएफ को के असर को ओवरकम कर रहा है, और उस ओवरकम करने वाले पार्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी होगी उसका ही कन्वर्शन होगा। यानी अगर इसका मतलब अगर गौर से देखें, हम लोग मान के चलते हैं इसको, अगर इजी एनालिसिस हम लोग करना चाहें तो इस सर्किट डायग्राम को चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं। ये जो आपका सर्किट है इसको चाहे तो हम लोग दिखा सकते हैं। सपोज दैट ये बैक ईएमएफ है, अगर ये बैटरी की तरह एक्ट कर रहा होता उतना ही वोल्टेज ईवी दे रहा होता। तो अगर इस सर्किट डायग्राम को हम लोग सिंपलीफाई करके देखें, तो यहाँ इस टर्मिनल पर जो हम लोग पोलैरिटी अप्लाई कर रहे हैं वो ये पोलैरिटी है, प्लस इधर माइनस इधर, जिस तरह हम अप्लाई कर रहे हैं।
ये वोल्टेज V है और यहाँ अंदर जनरेटर के अंदर EV जनरेट हो रहा है। इसको भी अगर हम बैटरी से इंडिकेट करें और डेफिनेटली ये बैक ईएमएफ है। बैक ईएमएफ को हम लोग काउंटर ईएमएफ भी बोलते हैं। तो बैक ईएमएफ आपके अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ है, तो डेफिनेटली इसकी पोलैरिटी इस तरह से होगी। अब क्या है कि चूंकि ये रन कर रहा है, ये मोटरिंग एक्शन में है, तो डेफिनेटली हमारा ये वोल्टेज अभी प्रभावी है। ठीक है, ये वोल्टेज बड़ा है तो डेफिनेटली ये वोल्टेज करंट इधर भेजना चाह रहा है I, और यहां से हमने देखा ये आपके शंट फील्ड में चला जाता था एक पार्ट इस करंट का ISH और एक पार्ट IA इधर आ जाता था। ठीक है, तो डेफिनेटली अब क्या है, हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ जो IA है ना, तो IA के खिलाफ EB लग रहा है। ठीक है, यानी जो वोल्टेज अप्लाइड वोल्टेज V जो करंट भेजना चाहेगा इस सर्किट में, उसको अपोज कर रहा है ये अपोजिट पोलैरिटी का वोल्टेज, और उसके खिलाफ अब क्या है, V का मैग्नीट्यूड इतना ज्यादा है कि इस वोल्टेज के खिलाफ इस करंट को फ्लो करा रहा है, इस वोल्टेज के खिलाफ इस करंट को फ्लो करा रहा है। जिस तरह हम लोग यहाँ देखते थे कि यहाँ आपका अप्लाइड फोर्स है, उसके खिलाफ एक फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली आपका अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, तभी तो उसके खिलाफ वो काम को करा पा रहा है। जिस तरह हम लोग ब्लॉक के केस में देखते थे कि ब्लॉक को हम एक फोर्स दे रहे हैं, इसके खिलाफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, ब्लॉक को हम फोर्स दे रहे हैं, इसके खिलाफ फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, तो डेफिनेटली F आपका, योर F इज ग्रेटर देन F नॉट, तभी तो F के डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है, अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में आपका मोशन हो रहा है। तो उसी तरह यहाँ आपका V ज्यादा है, तभी तो V के वजह से करंट इस अपोजिंग वोल्टेज के खिलाफ लग के भी फ्लो हो रहा है। यानी अगर हम लोग इसका सर्किट डायग्राम बनाएं, यहाँ पे अगर इस डायरेक्शन में अगर हम लोग लेके चलें करंट के फ्लो को, तो हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज, यहाँ से अगर हम लोग इस पे KVL लगा लें, तो KVL लगा के हम लोग देख सकते हैं कि अप्लाइड वोल्टेज V, ठीक है, और ऐसे हम लोग मूव कर रहे हैं, तो राइज इन वोल्टेज इज टेकन एज पॉजिटिव, और यहाँ हम लोग आ जाएं तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ अब करंट इस तरह से है, इस डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, और करंट भी इस डायरेक्शन में मूव होगा, तो यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव पोटेंशियल प्लेट से नेगेटिव पोटेंशियल प्लेट में आ रहे हैं, तो यहाँ ड्रॉप होगा, और ये ड्रॉप होगा तो कितना होगा EB, ठीक है, और यही जाके जो भी इस सर्किट का अपना रेजिस्टेंस होगा R, वो आपका IA RA के बराबर होगा। इस सर्किट में IA RA के बराबर होगा। ठीक है, इस लूप में यहाँ के करंट का डिवीजन भी हो रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग बैटरी की तरह इमेजिन करें, ठीक है, थोड़ी देर के लिए, अगर हम लोग यहाँ फील्ड का कंसेप्ट नहीं है, हम लोग सिर्फ इसी सर्किट को लेके इसमें करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो जितना करंट I हम भेजना चाह रहे हैं, जितना करंट I हम भेजना चाह रहे हैं, उतना करंट इसमें इस तरह से सर्कुलेट हो रहा है, और ये रिलेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, ये हमारा बैक EMF का कंसेप्ट है। ठीक है, ये हमारा बैक EMF का कंसेप्ट है, यानी हमें जो करंट इस सर्किट में मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इस तरह से डिपेंडेंट है। ठीक है, तो ये बैक EMF का कंसेप्ट है, इसको आगे चल के हम लोग और डिटेल से देखेंगे। और हमेशा ये ध्यान में देना रखना है कि यहाँ क्या होगा, EB के खिलाफ, EB जो लगने वाला अपोजिंग नेचर का फोर्स है, EMF है, बैक EMF है, इसके खिलाफ हम करंट को फ्लो करा रहे हैं। ये खिलाफ अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो EB into IA पावर यहाँ इन्वॉल्व है, और ये पावर के इक्विवेलेंट ही मैकेनिकल पावर में कन्वर्शन इस मोटर के अंदर होता है। ये जो पावर है इसी के इक्विवेलेंट, ये जो इलेक्ट्रिकल पावर है, ये बैक EMF की वजह से जो इलेक्ट्रिकल पावर है, तो इस बैक EMF के असर को ओवरकम करना है हमें, और इस बैक EMF के करस्पॉन्डिंग ही इलेक्ट्रिकल पावर का कन्वर्शन इस आपके रोटेटिंग मशीन में, मोटरिंग एक्शन में इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल में कन्वर्ट, इलेक्ट्रिकल पावर से मैकेनिकल पावर में कन्वर्शन होता है, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्शन होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ हमने देखा बैक EMF का कंसेप्ट, और हम लोग देखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर देख चुके हैं कि जैसे ही ये मशीन मोटरिंग एक्शन में आया, जैसे ही आर्मेचर को रोटेट करने लगा, कंडक्टर रोटेट करने लगे, तो हमने देखा कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से इन कंडक्टर्स में थोड़ा सा EMF इंड्यूस हुआ, और वो EMF इस तरह से इंड्यूस हुआ कि आपके अप्लाइड वोल्टेज के खिलाफ एक ये EMF लग रहा है। और हम लोग जानते हैं कि कहीं भी एनर्जी कन्वर्शन के लिए अपोजिंग नेचर का फोर्स होना चाहिए, यहाँ ये बैक EMF अपोजिंग नेचर के फोर्स की तरह एक्ट कर रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे अब ये हमने देखा कि फैराडेज लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से यहाँ बैक ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो डेफिनेटली फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से जो इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन हम लोग निकालते थे जनरेटर के केस में, वही सेम इक्वेशन आपके बैक ईएमएफ के लिए भी होगा। यानी जिस तरह इंड्यूस्ड ईएमएफ का इक्वेशन हम लोग जनरेटिंग एक्शन में निकालते थे, तो जनरेटेड ईएमएफ हम लोग लिखते थे Eg, यानी जनरेटेड ईएमएफ कितना होता था, तो phi Zn by 60 into P upon A। यहाँ phi क्या था, तो आपका फ्लक्स पर पोल था, Z नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर्स, N आपका स्पीड जो था रोटेशनल स्पीड इन आरपीएम, ठीक है, और यहाँ आपका P आपका नंबर ऑफ पोल्स और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स था। और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स में हम लोग जानते हैं कि A जो है वो P के बराबर हो जाता है लैप वाइंडिंग के केस में, और A नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स 2 के बराबर हो जाता है वेव वाइंडिंग के केस में, ठीक है। तो इसी तरह चूंकि यहाँ भी जनरेटिंग एक्शन के अंदर भी आपके आर्मेचर कंडक्टर्स में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो भी फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस हो रहा है, और उसका इक्वेशन ये आता है। यहाँ भी हमने देखा कि बैक ईएमएफ जो अपोजिंग फोर्स की तरह एक्ट करने वाला बैक ईएमएफ है वो भी इंड्यूस हो रहा है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के हिसाब से ही, इसलिए उसका इक्वेशन भी एकदम सिमिलर होगा। बस अंतर है कि यहाँ जनरेटेड ईएमएफ को Eg से हम लोग डिनोट करते हैं, यहाँ बैक ईएमएफ को Eb से हम लोग डिनोट करते हैं, और ये भी उसी तरह phi Zn by 60 into P upon A के इक्वेशन पे भी आएगा। और यहाँ भी आपका A n नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू P हो जाएगा, लैप के केस में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ्स इज इक्वल टू 2 हो जाएगा आपका वेव वाइंडिंग के केस में, ठीक है। तो सेम इस तरह का इन्वॉल्व होगा बैक ईएमएफ, और ये बैक ईएमएफ इन अपोजिंग फोर्स का यहाँ काम कर रहा है, और ये अपोजिंग फोर्स जो कि नेसेसरी है कहीं भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी कन्वर्शन के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे की क्लास में हम लोग और डिटेल्स देखेंगे मोटर के बारे में, ठीक है। थैंक यू।